हेलो दोस्तों, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डोसेंट ऑब्जेक्टिव साइंस से हमने 95 क्वेश्चन तक किया था मैकेनिक्स का। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है कि समतल की अपेक्षा ऊंचाई पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। इसका देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो यही सही जवाब है। सही जवाब क्या हो जाएगा ए। होता क्या है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जाने के बाद वहाँ जो वायुदाब है वो घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है, इसलिए वहाँ सांस लेना कठिन होता है। बाकी ऑप्शन जैसे एक बार देख लेते हैं हम। कह रहा है कि बाकी उसमें पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। नहीं, बिल्कुल गलत है। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते, ये भी गलत है। ओके, तो आपका ऑप्शन ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है। 97 कह रहा है कि जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों। तो देखो ध्यान से इस बात को हमेशा याद रखिए कि जैसे ही हम ऊंचे जाएंगे यानी हाइट पे जाएंगे तो वहाँ वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। और इसीलिए जब हम मान लीजिए 14 वायु बैरोमीटर को भी पर्वतों पर ले जाते हैं तो उसमें भी चूँकि वायुदाब घटता है, इसीलिए जो वहाँ पारे का जो रीडिंग रहता है, मतलब एक्चुअली होता क्या है 14 वायोमीटर में एक नली रहती है, उसमें पारा रहता है भरा हुआ, ठीक है। और इसी से हम लोग वायु प्रेशर मापते हैं, दाब को मापते हैं। तो ये नीचे गिरने का क्या मतलब है कि वहाँ का प्रेशर घट गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, इसीलिए नलिका में पारा गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों। कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, या फिर वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो घर्षण बल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, हवाई जहाज़ को क्यों रनिंग उतना तेज़ी से करवाया जाता है, क्योंकि उसके वायुदाब को, कार्यकारी वायुदाब है उसको बढ़ाने के लिए। जैसे हम क्या जानते हैं, जैसे एक देखो, एक सपोज एक हवाई जहाज़ है, इसमें एक विंग्स है, तो इसका विंग्स इस तरह से डिज़ाइन रहता है कि जब ये तेज़ी से चलेगा तो इसके ऊपर का जो एयर है वो फास्टर मतलब तेज़ी से मूव करेगा और जो नीचे वाला है वो स्लोअर रेट से चलेगा। इसके चलते क्या होगा कि एरोप्लेन के या जो विंग्स के ऊपर लो प्रेशर हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो हाई प्रेशर हो जाएगा। तो इसलिए कार्यकारी वायुदाब वो बढ़ जाएगा और क्या होगा, नीचे से पुश करके उसको ऊपर की ओर पुश करेगा और वो इस प्रकार से एरोप्लेन उड़ जाता है। तो ये ध्यान देना है कि हमको तेज़ दौड़ाने पर ही ऐसा संभव है। तो इसलिए वो क्या होता है, ये देखो, क्रिएट्स लोअर प्रेशर एंड एबव एंड हाइयर प्रेशर बिलो। लोअर प्रेशर एबव होगा, हाइयर प्रेशर नीचे होगा और फिर उसको पुश करके ऊपर की ओर उड़ा देगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 99 हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होने का मेन रीज़न क्या, ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या वायु दाब घट जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना डी ऑप्शन कि वायुदाब घट जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। अब देखो, जैसे अगर मान लिया जाएगा हम सरफेस की बात करें तो सपोज गुब्बारा का अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर लगभग बराबर है, ठीक है, तब वो नॉर्मल सिचुएशन में है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा, बाहर का प्रेशर घटते जाएगा। तो एक ऐसा समय आएगा जब ये प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो उसको, गुब्बारे को फाड़ देगा। ना क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, क्या ऐसा है। या अच्छा, एक चीज़ ध्यान देखिए, यहाँ जो कहता है उबलते पानी का ताप, इसका कहने का मतलब क्वथनांक है, क्वथनांक की बात कर रहा है। यानी जब हम दाब बढ़ाएंगे तो क्या उसका क्वथनांक कम जाता है, तो गलत बात है ये। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, हाँ तो ये सही है कि उसका क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है और इसीलिए कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, ठीक है।
कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 100। इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है कि प्रेशर कुकर की बात करते हैं। देखो प्रेशर कुकर काम कैसे करता है कि उसमें हम प्रेशर जब ढक्कन बंद करते हैं तो ढक्कन बंद करने से दाब उसका बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का ये वो बढ़ जाएगा, यानी उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा तो सपोज जो पहले 100 पे जो कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड से वाष्प में, वो अब 120 पे होने लगेगा। तो इसलिए उसमें जो भी खाना है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिलेगा, पकने का टाइम ज़्यादा मिलेगा और वो खाना क्या होगा, जल्दी बन जाता है। देखो इस 3 कंसेप्ट है, तीनों एक साथ ही देख लेते हैं। दूसरा कहता है कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्या होता है, कम जाता है। तो दाब कमेगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अभी हम देखे थे कि दाब बढ़ रहा था तो क्वथनांक बढ़ रहा था। अब यहाँ दाब जब कमेगा तो क्वथनांक कमेगा। जब क्वथनांक कमेगा तो अब वो 100 के वजह से सपोज 80 के पे ही बॉयल होने लगेगा तो सब पानी वाष्प में बदल कर उड़ जाएगा और वो नहीं सीज पाएगा। तो इसलिए वैसे केस में क्या होगा, खाना देर से पकेगा। जब क्वथनांक बढ़ गया, ठीक है, तो खाना जल्दी बन जाएगा, जल्दी सब सीज जाएगा, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब क्वथनांक कम जाएगा तो खाना देर से पकेगा। नमक डालने पर खाना जल्दी बनता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो जब भी हम किसी द्रव में कोई अशुद्धि मिलाएंगे, यहाँ अशुद्धि के तौर पे हम सब नमक डालें तो इसको मिलाने से उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो फिर वही कैसे क्वथनांक बढ़ जाएगा तो मतलब खाना जल्दी बन जाएगा। ये हो गया 100 नंबर। अब आ जाते हैं 101 पे। 101 क्या कह रहा है? 101 कह रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या फिर अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो वही सेम ऑप्शन है, नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 103, डायनेमो परिवर्तित करता है क्या? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। देखो वोल्टेज को कन्वर्ट करने का काम तो किसका होता है? ट्रांसफार्मर का। ये दोनों तो ऑप्शन से हटा दो। अब बचा तो डायनेमो का काम क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये सी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ बी जो कह रहा था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये जो विद्युत मोटर होगा वो क्या करेगा, उसको विद्युत देंगे और उसको यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। 103। क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्या कर रहा है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है? प्रकाशीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन दैट इज विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है क्या? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित या फिर विखंडन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आपका यह स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्या कहता है? 106 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ध्यान से देखिएगा। चलती हुई गोली तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, बहता हुआ पानी इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा, चलता हुआ हथौड़ा इसमें गतिज ऊर्जा, खींचा हुआ धनुष तो इसी में गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्या कहता है? जब हम एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है। अब देखो ये न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? पहले भी था, ओके, उसकी वेलोसिटी, अब बाद में कितना हो गया? 2 भी। ओके। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? काइनेटिक एनर्जी का जानते हैं कि के से डिनोट करता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। हम पहला निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 1, जब स्पीड कितना था? v1 था, तो 1/2 m v1², m v²। पहले v
वी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर काइनेटिक एनर्जी 2, बाद में क्या करें कि जो उसका वेलोसिटी है उसको डबल कर दें, तो पहले भी था तभी 2v कर दिए, 2v का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2m, ये हो जाएगा 4v²। अब देखो 4 को बाहर कर दें तो ये कितना बच गया, ये हो गया 1/2mv², ठीक है। तो अब देखते हैं, यानी आ गया फाइनली क्या कि काइनेटिक एनर्जी 2 यानी जो है वो 4 × 1/2mv²। अब इसको ध्यान से देखोगे तो जो पहला काइनेटिक एनर्जी था ke1 वो इसी के बराबर है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 4 × ke1। यानी अगर हम वेलोसिटी को डबल किए, ये पहले वेलोसिटी ये था, इसको डबल किए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है 4 गुना हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौगुनी हो जाती है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा 107 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, 108 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि क्यों व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है या व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। अगर हम पृथ्वी पे हैं तो गुरुत्व होगा, तो इसलिए पी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। कौन सा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परावर्तन का नियम, कौन होगा तीनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसी से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो ध्यान रखिए कि जो द्रव चालित वेग है वो पास्कल के नियम पे काम करता है। किस पे काम करता है, पास्कल के नियम पे। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत ये क्या है, उत्प्लावन बल, पानी में कोई वस्तु तैरेगा कौन नहीं तैरेगा, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। न्यूटन गति का नियम तो जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरियाँ अपने कर्व्स पर किस कारण से बैंक्ड की जाती है, बैंक मतलब हल्का सा झुकाया जाता है, मोड़ा जाता है, क्यों की जाती है। तो देखो रेलगाड़ी के, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, इसीलिए उसको थोड़ा सा बैंक्ड किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 112, साइकिल चलाने पर मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ मतलब कहीं भी टर्न लेना हो तो साइकिल चलाने वाला क्या होता है, झुक जाता है। तो झुकने का अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्यों ऐसा वो करता है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, इतना ही ये गलत है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व बल केंद्र के अंदर बना रहे, वह इसे गिरने से बचाएगा। तो ये सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 112 का। 113, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होगा, बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो देखो क्रीम के अलग होने का कारण होगा अपकेंद्रीय बल। क्रीम के अलग होने का कारण, वॉशिंग मशीन के साफ होने का कारण, ये सब क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर, सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और जो सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, स्यूडो फोर्स है, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो मक्खन निकालने में क्या होता है, दूध को तेज़ी से मथा जाता है, ठीक है, जिसके कारण एक बाहर की फोर्स लगता है अपकेंद्रीय बल और मक्खन बाहर की निकल जाता है। नेक्स्ट, इसमें वॉशिंग मशीन, मक्खन का निकलना, ये सब वही अपकेंद्रीय बल का ही एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से, पानी की बाल्टी को क्या कहते हैं, काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से घुमाई जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी को बाल्टी के तो पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है, देखो
तो जैसे ही बाल्टी को अगर हम रोटेट कर रहे हैं सपोज, तो तेज़ी से रोटेट कर रहे हैं, तो नीचे जब है बाल्टी, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा और नीचे इसका भार जो है वो नीचे की ओर लगेगा mg। और यही बाल्टी जब ऊपर की ओर जाएगी इस टॉप वाले में, तो इसमें नीचे भार mg लग रहा है और ऊपर की ओर कौन सा बल लगेगा, तो वही अब केंद्रीय बल लगेगा। तो अब केंद्रीय बल का मान जो होता है वो इस mg से बराबर है, ठीक है, क्योंकि तेज़ी से घूम रहा है। इसलिए तो अब केंद्रीय बल का मान जब mg से ज़्यादा होगा, इसीलिए पानी उससे नहीं गिरता। तो इसलिए ध्यान, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि अपकेंद्रण बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसलिए पानी नहीं गिरता। वॉशिंग मशीन किस पे कार्य करता है, ये भी अपकेंद्रण पर। वॉशिंग मशीन हो गया, मक्खन निकालना हो गया, या पानी की बाल्टी को रोटेट करना हुआ वर्टिकली, तो सब अपकेंद्रण बल। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। यही सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे देखो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके, और इस पे जो नॉर्मल जो भी गैस अणु या जो भी हैं वो सब इससे कम स्पीड से हैं, तो इसलिए यहाँ के वायुमंडल में ठटे हैं। लेकिन वहाँ जो गैस अणु है उसका जो पलायन वेग है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से बहुत कम होता है, यानी उनका जो मूल वेग है उससे कम पलायन वेग है, तो इसलिए क्या होता है, सब पलायन किया जाता है, कोई चीज़ वहाँ रुकता ही नहीं है। तो इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर काम करता है। रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कौन काम करता है, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, विमान या जेट। तो सही जवाब हो जाएगा जेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। वही सेम क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, इसके वेलोसिटी वाला, पलायन वेग वाला। तो अगर हम किसी वस्तु को या किसी रॉकेट को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड से भेजें, तब वो क्या हो गया, पृथ्वी को कक्षा छोड़कर बाहर चला जाएगा। जैसे इसलिए जो रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है उसमें इसी बात का ध्यान दिया जाता है, इसको एक बार में इस स्पीड से ज़्यादा दे दिया ताकि वो फिर अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जाता, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको खींच नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो इसका आवर्त काल क्या होगा, 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या फिर 28 घंटे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 24 घंटे। जियो स्टेशनरी का मतलब ही है कि वो पृथ्वी के साथ साथ भू स्थिर उपग्रह, यानी उससे तुम देखोगे तो उससे तुमको पृथ्वी हमेशा स्थिर ही दिखेगी। तो वो कब होगा, जब तुम पृथ्वी के साथ साथ उसी के स्पीड से घूमते रहो तभी तुमको दिखेगा। तो और वो तो पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लगाती थी, ये भी क्या होगा, 24 घंटे में अपना एक आवर्तकाल एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो इसलिए पूछा है कि जियो स्टेशनरी का आवर्तकाल क्या होगा, जो पृथ्वी का है 24 घंटे, पृथ्वी अपने धुरी पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। सेम है इसका भी। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट आएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा या फिर कुछ निश्चित नहीं। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि ये जो हम भेजे हैं वो किस पलायन वेग है, ये पृथ्वी पर वस्तु का पलायन वेग है, उससे भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पदार्थ को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो हम ये जानते हैं कि जो जी का मान होता है मून पे वो 1/6 टाइम ऑफ जी ऑन अर्थ होता है, ठीक है। तो अगर जी घट रहा है मून पे जाने के बाद तो उसका भार भी क्या होगा, घटेगा। देख लेते हैं ऑप्शन। पहला कह रहा है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, हाँ तो यही सही हो जाएगा। भार बदल जाएगा, वो भी भार कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, नहीं, न द्रव्यमान और न भार, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आ रही है। जब नीचे की ओर आ रही है तो उसको भार कम महसूस होगा, ठीक है, तो ये गलत है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है, हाँ जब ऊपर की ओर जा रही है तो उसको भार अधिक महसूस, लेकिन ध्यान देना वो एक्सेलरेशन में ही हो, यानी त्वरित गति से ही हो। समान वेग से नीचे आ रही है,
जब समान वेग से नीचे आ रही हो या ऊपर जा रही हो तो उसको कोई भार महसूस, ये गलत है। ओके, समान वेग से ऊपर जा रही हो तो ये भी गलत है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो ये लिफ्ट है, इसको निकालते कैसे। सपोज इसमें कोई व्यक्ति खड़ा है, इस पर नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा है और ये a एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है और ये लिफ्ट पे एक f फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है जिसके कारण से ये जा रही है। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो f ज़्यादा है तो f माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ से हम इसका आभासी भार निकाल देंगे तो f इक्वल टू निकाल लो, उधर चला जाएगा तो एम जी प्लस एम ए कॉमन ले लिए तो एम इंटू जी प्लस ए, यानी जो इसका आभासी भार होगा एम इंटू जी प्लस ए हो जाता है। ऐसे उसका नॉर्मल भार क्या होगा, व्यक्ति का देखेंगे तो एम इंटू जी ये है तो उससे इतना ज़्यादा हो गया। तो इसलिए आभासी भार वास्तविक भार से अधिक है। किस केस में, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। अब जब लिफ्ट क्या हो, नीचे की ओर ए एक्सीलरेशन से जाए तो देखिए सेम कंडीशन, ऊपर की ओर एफ फोर्स लग रहा है और नीचे की ओर लिफ्ट जा रही है। तो नीचे की ओर लिफ्ट जा रही है तो एक्सीलरेशन भी देखिए नीचे की ओर है तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, यानी एम जी माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, अब इसको सॉल्व किए तो एफ इज इक्वल टू आ गया एम इंटू जी माइनस ए, यानी इसका आभासी भार जो है वो एम इंटू जी माइनस ए होगा। तो ये क्या सीधे दिख रहा है कि वास्तविक भार से कम होगा। ओके, यही जब फ्री फॉल करेगा तो उसका आभासी भार 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें पूछ रहा था क्या कि कब अधिक मालूम पड़ेगा। अधिक मालूम पड़ने के लिए ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा हो तब। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा। अब ये अर्थ था, इसके चारों कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा था, अर्थ कृत्रिम उपग्रह। अब इससे कोई गेंद गिराएगा तो क्या होगा, तो वो भी इसी कक्षा में पृथ्वी के चक्कर काटने लगेगा। पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी या फिर पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कर रहा है, एक लिफ्ट में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होगा, नीचे जब जाएगा एक त्वरण से तब, और ऊपर जब जाएगा तो फिर ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखना, कम की बात करता है, त्वरण एक के साथ नीचे की ओर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 126, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होना चाहिए। तुल्यकालिक उपग्रह की लंबाई, ये ध्यान में रखिए कितना होता है, 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर तुल्यकालिक उपग्रह, ये फिक्स है, इसी हाइट पे उसको रखा जाता है जितने भी तुल्यकालिक उपग्रह होंगे। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। अच्छा, हम लोग जी का वैल्यू देखे थे, तो जी का वैल्यू क्या देखे थे, जैसे जैसे हाइट पे हम जाएंगे तो जी का वैल्यू कम होते जाता है, तो इसीलिए कम होते जाता है तो ज़्यादा उछल, जो गेंद रहेगी वो ज़्यादा उछलेगी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है तो इसलिए पहाड़ी पर गेंद अधिक उछलते हैं। यही नहीं, अगर हम मून पे देखते हैं और अर्थ पे कंपेयर करते हैं तो सेम ही गेंद रहेगा, तो इस पे जितना उछलेगा उससे ज़्यादा मून पे उछलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ अगर g इक्वल टू 10 है तो वहाँ क्या है, वहाँ 1/6 इंटू जी, इसका 1/6 गुना हो जाता है, यानी 10/6। तो इसी कारण से क्या होता है, इस पे गेंद ज़्यादा उछलेगा। क्वेश्चन नंबर 128, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम से होगा। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो गया, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान हो जाएगा, तो ये सही है, एम इंटू जी होता है। अब जी को कह रहा है 0 कर दिए तो ठीक है, तो भार ये शून्य कर दो, लेकिन द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। ये तो हम जानते हैं, तो ये क्या होता है, जी का वैल्यू 1/6 ऑफ जी मून इक्वल टू जी अर्थ होता है। ठीक है, तो उसी के रेशियो में होगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला है, टी इक्वल टू 2π√L/g। इसमें देखो कहीं मास या किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एल और जी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की आवर्तकाल होगा वो किस पे होगा, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है,
मान लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है या समय के ऊपर। अगर ध्यान से देखें तो t इक्वल टू 2π√L/g है, तो द्रव्यमान के ऊपर तो नहीं हो जाएगा, टेम्परेचर पे वो भी नहीं हो जाएगा, समय पे वो भी नहीं होगा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे। ओके। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो मेन वही कारण है। t इक्वल टू क्या हमने अभी देखा, t इक्वल टू 2π√L/g। और जब घड़ियों में क्या होगा, गर्मियों में t ये क्या होता है, उसका जो लेंथ होता है वो बढ़ जाता है, इलोंगेट कर जाता है और उसका लेंथ बढ़ जाता है। बढ़ जाने से क्या होता है, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण सुस्त होने का रीज़न ये देखो है, सी ऑप्शन। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बदल जाता है, इकाई दोलन में जो लगा हुआ समय है वो ऑब्वियसली बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। अगर हम लंबाई 4% बढ़ाएंगे तो देखो ये स्क्वायर रूट है, टी की अगर बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, और इसको हम 4% अगर बढ़ा दिए तो 1.04L, ठीक है। तो टी में कितना का बढ़ोतरी होगा, तो ये 2% का वृद्धि हो गया। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। टी इक्वल टू होता है 2π√L/g, ठीक है। अगर हम एल में 4% की वृद्धि किए तो देखो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के, बके को हटा दो। अब T2/T1 इज इक्वल टू L प्लस L इंटू 4/100 डिवाइडेड बाई L। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 1 प्लस 0.04/2, और 2 से 2 कट गया, 1.0.02 यानी 1.02, यानी T2/T1 इक्वल टू दिस होना, यानी T2 जो है दूसरा टाइम पीरियड वो T1 का 1.02 टाइम्स हो जाएगा। आवर्तकाल में 2% की वृद्धि है। ओके, इसका ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूला याद देखिए क्या, सीधे कि डेल T/T इक्वल टू 1/2 डेल L/L, जो भी चेंज दिखे परसेंटेज में उसको डाल दो। जैसे कहा था L 4% बढ़ा है, तो L 4% बढ़ा है तो डेल T/T 1/2 इंटू 4% यानी 2 से बढ़ेगा। अब L अगर कहे कि 8% बढ़ा है, तो 8% तो सेम ही है, तो डेल T/T इक्वल टू 1/2 8, तो उस केस में फिर कट जाएगा और 4% बचेगा, यानी जितना बढ़ रहा है उसे 2 से डिवाइड कर दो, साइन वही रहने दो। 2% बढ़ रहा है, अगर 2% बढ़ रहा है तो उसको 1% बढ़ेगा 2 से डिवाइड करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम ही था। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, लंबाई को 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होता है, यानी दोलन क्या होगा 2π√L/g। ओके, तो अगर 4 गुना कर दिया जाए लंबाई, लोग झूलने का समय, तो इसको जैसे ही बढ़ाएंगे तो 4 इंटू L तो निकल जाएगा 2। ओके, तो ये डबल हो जाएगा, दुगना होता है। ओके, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि, चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि उतनी ही रहेगी, घटेगी। देखो पेंडुलम को कहीं भी ले जाते हैं तो जी पे भी डिपेंड करता है, तो जैसे ही हम चंद्रमा पर लेके जाते हैं जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 था संवेग पी है, इसके कहते हैं P²/2m, ठीक है, ये तो सही है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि कम जाएगा √L/g, यानी बढ़ जाएगी। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ जाएगी। कौन सा है, डी ऑप्शन, टाइम पीरियड। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये आपका प्रत्यास्थता से संबंधित है हुक का सिद्धांत। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि, तो उसका पृष्ठ तनाव रीजन होगा कि तेल का पृष्ठ तनाव, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए तेल की छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। ओके, साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है, पृष्ठ तनाव, प्लवन, सयानता या प्रत्यास्थता। तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत पृष्ठ तनाव है। ओके, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव
बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती हैं। तो बूंद गोलीय पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या फिर ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, तो कैसे हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, स्थिर पानी में विद्युत का तेल डालने पर मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, यह लार्वा की सांस में बाधा डालते हैं। 41 का सी ऑप्शन, 41 का सी है, इसीलिए मच्छर मर जाते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका भी रीजन वही है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव से देखो क्या क्या देखें, मच्छर मर जाते हैं, शेविंग ब्रश चिपक जा रहा है, और अब तेल की बूंद जो है वो गोलाकार शेप ले रही है। नेक्स्ट, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर की ओर फेंकता है। तो जब स्थिर चाल से जा रही है तो गेंद फिर क्या होगा, उसी के हाथ में आके गिरेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 144। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के माध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उल्लेख करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो सिंपल सी बात है, गति का नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा गति नियम, क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है। ओके, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर का यह गुण है, श्यानता के कारण या जल के घनत्व के कारण। कैसे हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, तब पृष्ठ तनाव उसका घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाएगा, जैसे ही घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव। समांतर कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा, जो वेंटिलेटर रहता है वो सब ऊपर में क्यों लगाया जाता है, छत के ऊपर? क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और वो बाहर चली जाती है, यही सही जवाब है। कथन और कारण क्या कर रहा है? अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, सही जवाब है, सही कथन है। और अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। तो सही है, पृष्ठ तनाव बढ़ाता नहीं बल्कि पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए। यदि केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई कितनी होगी? अगर व्यास को डबल कर दिए तो वो भी आधे रह जाते हैं। दो अलग अलग कंपेयर भी करते हैं केस नली में, व्यास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। जिसका व्यास ज़्यादा होता है तो उसमें जो हाइट है वो कम हाइट तक जाएगा, जिसका व्यास कम होगा तो उसमें ज़्यादा हाइट तक पानी चढ़ेगा। श्यानता की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉइज, पास्कल, ये तो दाब का है। ओके, जब 2 भिन्न भिन्न व्यास के केसनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा? दोनों की बराबर होगी? नहीं, अधिक व्यास वाले की अधिक होगी, नहीं, कम व्यास वाले केसनली में अधिक ऊंचाई रहेगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ओके, लैंप की बत्ती में दाब अंतर केस की घटना होगा, बी, 154 का बी नंबर। ओके, 55। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55 तक। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट 156 लूसेंट से आगे देखेंगे।